last lecture we have done till gratuity, right? Now after gratuity there will be a fees and commission. If you have received any fees and commission from employer, so that will also be added. Any perquisite, if any extra benefit will be given by employer to employee, that will also be the part of salary. Simple, that you all have to remember it. कुछ भी फीस या कमीशन मिल रहा है एम्प्लॉयर से, परक्विजिट मिल रहा है. परक्विजिट मतलब होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट. अगर एम्प्लॉयर कोई भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है, कार दे रहा है, घर दे रहा है, फर्नीचर, घर में पूरा फर्निशिंग, बोलते ना फर्निशिंग होम, फर्निश्ड एकदम, सो वो सब आपके लिए परक्विजिट एक्स्ट्रा बेनिफिट, या फिर कोई भी अदर एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है, तो वो सब आपके सैलरी का पार्ट है जो टैक्सेबल हो जाएगा, जिसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा. राइट है. प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, क्या दिया है बेटा? प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी. अब इसमें देखो, अब ये जो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी दिया है आपको, सी एवरीवन, अब ये प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी ज्यादा आपको एग्जाम में पूछता नहीं है, बट फिर भी याद रखो, कभी भी कोई भी आइटम इसमें से दे सकता है. तो देखो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में क्या क्या आएगा? विच विल बी एडेड एज अ इनकम फ्रॉम सैलरी, और इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया तो नॉर्मल सी बात है, टैक्स तो भरना ही पड़ेगा. चलो, अब प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में देखो सबसे पहला है क्या बेटा? कंपनसेशन. व्हाट इज गिवन? कंपनसेशन फॉर व्हाट? टर्मिनेशन ऑफ व्हाट? यस, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. व्हाट बेटा? टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. वर्ड याद रखना, क्या दिया बेटा? कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ व्हाट? टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. राइट. तो अगर ऐसे सिचुएशन में कोई भी कंपनसेशन मिला है, सो दैट कंपनसेशन विल बी ट्रीटेड एज प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी. जैसे समझ लो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन. देखो आपका एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट मतलब पता है सबको, चले गए आप, वहां आप काम नहीं कर रहे, आपको टर्मिनेशन हो गया है. तो टर्मिनेशन के टाइम पे अगर आपको कंपनसेशन देता है एम्प्लॉयर, जहां काम कर रहे हो वहां से एक अमाउंट मिलता है, कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन. अभी यार टर्मिनेट कर दिया तो तुरंत तो किधर जॉब मिलेगा नहीं, मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो बराबर. तो एक अमाउंट होता है, एक कंपनसेशन अमाउंट होता है जो आपको दिया जाता है. सो दैट कंपनसेशन अमाउंट इज ऑल्सो व्हाट? सैलरी. इट्स अ पार्ट ऑफ सैलरी, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी. राइट. तो याद रखना, कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो अ सैलरी. हाँ, और गवर्नमेंट ने एक लिमिट दिया है, अगर इतना आपको कंपनसेशन मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट, उसके ऊपर टैक्स भरने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर उसके ऊपर मिलेगा तो यू हैव टू पे द टैक्स. राइट. तो देखो कितना बोल रहा है, अगर रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन हुआ, रिट्रेंचमेंट मतलब आपको निकाल दिया गया है या इकोनॉमी की हालत खराब है, तो आपको जॉब से टर्मिनेट हो गया हो, रिट्रेंच हो गया हो. रिट्रेंच मतलब निकाल दिया, बराबर है, कम हो गए, बराबर है, उतना कटौती हो गया बोलते हैं जिसको. ठीक है. तो रिट्रेंचमेंट मतलब चले गए आप, ठीक है, निकाल दिया गया है, कटौती हो गई है. मतलब होता है ना, कभी इकोनॉमी की सिचुएशन खराब रहती है तो कंपनी में से 10% एम्प्लॉय, 20% एम्प्लॉय को निकाल देते, काम ही नहीं है तो क्या करोगे, या कोई अदर रीजन हो सकता है इकोनॉमी का. सो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन अगर आपको मिल रहा है, उस टाइम पे अगर कुछ रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मिला तो 5 लाख तक, कितना अमाउंट याद रखना, ऑब्जेक्टिव्स में आता है, 5 लाख रुपीस तक एग्जेम्प्ट है. मतलब 5 लाख तक आपको टैक्स भरना नहीं है. समझो आप किसी कंपनी में, समझो एक कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं, आप गावस्कर लिमिटेड में काम कर रहे थे, ड्यू टू एनी रीजन रिट्रेंचमेंट हो गया. वहां रिट्रेंचमेंट हो गया तो रिट्रेंचमेंट मतलब एम्प्लॉय को रिट्रेंच किया, निकाला गया, काम नहीं है तो हो गया भाई, निकाल दिया गया. राइट है. काम ही नहीं है तो फिर क्या करेगा यार. राइट. तो एट दैट टाइम मैंने उसको कंपनसेशन दिया, कितना? 8 लाख रुपीस का कंपनसेशन दिया. ले भाई 8 लाख रुपीस. राइट है. रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन दिया 8 लाख. तो चलो अब उस 8 लाख में से कितने के ऊपर वो टैक्स भरेगा? बोलो फटाफट आंसर चैट बॉक्स में चाहिए मेरे को, या अनम्यूट करके भी बोल सकता. अब 8 लाख का कंपनसेशन दिया मैंने उस एम्प्लॉय को, तो अब वो एम्प्लॉय कितने के ऊपर टैक्स भरेगा? बोलो. 8 लाख का कंपनसेशन मिल गया उसको, अब वो कितने अमाउंट के ऊपर टैक्स भरेगा? कम ऑन फटाफट बोलो जल्दी. यस, क्या बात है, वेरी गुड. और बाकी लोग कितना?
वेरी गुड बेटा, वेल डन सुष्मिता, वेरी गुड। 3 लाख, यस। अरे भाई 8 लाख का कंपनसेशन मिल रहा है उसको, तो 5 लाख तक तो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन एग्जेम्प्ट है ना, एग्जेम्प्ट है कि नहीं? फिर याद रखो, उसको दिमाग में फिट कर लो, समझा? यस, वेल डन करीना, वेरी गुड। 3 लाख, 3 लाख के ऊपर उसको टैक्स भरना पड़ेगा। बाकी 5 लाख तक तो उसको लिमिट दिया ही है, 5 लाख तक कोई टेंशन नहीं, नो टैक्स। 5 लाख तक अगर रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मिला है तो उसके ऊपर तेरे को टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो याद रखने का वो सब, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का लिमिट कितना दिया है? 5 लाख। 5 लाख तक मिल रहा है आपको रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, तो उसके ऊपर आप टैक्स नहीं भरो, एग्जेम्पशन लिमिट है, एग्जेम्पशन लिमिट। ठीक है, क्या है? दैट इज व्हाट, एग्जेम्पशन लिमिट। मालूम पड़ा? तो टैक्स कितने के ऊपर भरना पड़ेगा उसको? 3 लाख। याद रखो, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, तभी आपको मालूम पड़ता है कितना अमाउंट आएगा, उसके ऊपर आपको टैक्स भरना है। ऐसे ही अमाउंट लोगे ना आप, यहाँ 3 लाख आ गया, फिर बाकी जो भी आया वो सब प्लस करते करते आपको एक टैक्सेबल अमाउंट मिलता है। व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट द टैक्सेबल अमाउंट, उसी के ऊपर यू हैव टू पे द टैक्स। सिंपल सा फंडा, ऑन दैट अमाउंट यू हैव टू पे द टैक्स, सिंपल। तो याद रखो, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन याद रखना, लिमिट कितना है? एग्जेम्पशन लिमिट 5 lakhs, एवरीवन हैव टू रिमेंबर इट। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन लिमिट इज व्हाट बच्चा? हाँ, 5 lakhs, याद रहेगा ना सबको? बस ठीक है, चलो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ अब ये तो हो गया, ठीक है, कंपनसेशन हो गया। फिर कंपनसेशन फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर कुछ एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है, बराबर है, वहां भी आपको कुछ कंपनसेशन दे रहा है एम्प्लॉयर। ठीक है, होता है कभी कभी बीच में एग्रीमेंट करते हैं, कुछ सेटलमेंट होता है, तो उस टाइम पे अगर एम्प्लॉय के लिए लॉस है तो एम्प्लॉयर कुछ उसको कंपनसेशन देता है। तो ऐसा कंपनसेशन भी क्या हो गया? प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, बराबर है कि नहीं? क्या हो गया? प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी हो गया। फिर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, ये याद रखना बेटा, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉयर, आप देखो, आप किसी भी कंपनी में या कहीं भी काम करोगे एज अ सैलरीड पर्सन, एम्प्लॉय हो आप, तो आपको क्या होता है? पीएफ में कंट्रीब्यूशन मिलता है, एक आपका कंट्रीब्यूशन जाता है और एक एम्प्लॉयर देता है। आप भी कंट्रीब्यूट करते हो प्रोविडेंट फंड में, और जितना आप कंट्रीब्यूट करते हो उतना आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो बेटा एम्प्लॉयर दे रहा है ना कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, कर रहा है कि नहीं? तो वो आपके लिए क्या होगा? दैट इज व्हाट, इनकम फ्रॉम सैलरी, क्योंकि एम्प्लॉयर से मिल रहा है, यू आर गेटिंग दैट व्हाट फ्रॉम एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर अगर आपको कोई भी पैसा आपके कंट्रीब्यूशन में डाल रहा है अपनी तरफ से, एम्प्लॉयर अपनी तरफ से दे रहा है ना आपको, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ हो गया, और अगर उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट इंटरेस्ट है तो वो भी, तो वो एम्प्लॉयर की वजह से मिल रहा है आपको। तो एम्प्लॉयर की वजह से एम्प्लॉय को मिला, तो भाई एम्प्लॉय के लिए क्या हो गया? इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या हो गया? इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट हो गया, जिसको बोल सकते हो आप प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, राइट? तो ये सब किससे मिल रहा है आपको? एम्प्लॉयर से। दीज ऑल आर गेटिंग यू फ्रॉम एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर ने कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ दिया या इंटरेस्ट देयर ऑन है, तो वो क्या हो गया? यस, बराबर है, दैट इज व्हाट, दैट इज द पार्ट ऑफ सैलरी जिसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ता है, दैट्स इट। फिर अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, अब बोलेगा सर ये कीमैन क्या है? कीमैन मतलब कंपनी का ही मैन, हिटमैन बोलते हैं उसको। कीमैन मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अरे नाम से मालूम पड़ता है ना, कीमैन, चाबी वाला नहीं भाई। कीमैन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है वो कंपनी का। नॉर्मली कौन होते हैं? डायरेक्टर्स लोग, जो डायरेक्टर्स होते हैं ना बेटा, दे आर द की मैन ऑफ द कंपनी। तो वो बेटा की मैन है, तो उनके लिए भी क्या करती है कंपनी? अब कोई डायरेक्टर अगर एम्प्लॉय है कंपनी का, तो कंपनी क्या करती है? उनके लिए पॉलिसी निकालती है। क्या निकालती है? इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या निकालती है बेटा? इंश्योरेंस पॉलिसी। तो बेटा कंपनी ने उसके लिए, कंपनी मतलब उसके एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए ये सब किया। तो एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को कुछ भी दे रहा है तो नॉर्मल सी बात है, पार्ट ऑफ सैलरी हो गया। इंश्योरेंस पॉलिसी निकाला मतलब क्या? हर महीने जो भी है प्रीमियम जाता रहेगा, इंश्योरेंस पॉलिसी का भरता रहेगा ना एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर भर रहा है एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉयर ने पॉलिसी निकाली है, तो एम्प्लॉयर पॉलिसी निकाल रहा है। अगर एम्प्लॉयर पॉलिसी निकाल रहा है मतलब एम्प्लॉय को बेनिफिट है कि नहीं? सो दैट बेनिफिट किससे मिल रहा है उसको? एम्प्लॉयर से। एम्प्लॉयर से मिल रहा है, इसलिए वो सैलरी का पार्ट हो गया। और सैलरी का पार्ट हो गया तो सैलरी में प्लस होते जाएगा।
जितना सैलरी में प्लस होगा उतना इनकम भी बढ़ेगा आपका, और इनकम बढ़ेगा तो टैक्स भी बढ़ेगा। दैट्स इट, बराबर है। तो ये कीमैन इंश्योरेंस। उसके बाद प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी के बाद नेक्स्ट देखो क्या दिया अपने को, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, 9th वन, लीव इनकैशमेंट। क्या दिया बेटा? लीव इनकैशमेंट। अब ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां भी ध्यान देना, ठीक है। अब लीव इनकैशमेंट में भी रूल्स है, जैसे आपको कल बताया मैंने पेंशन में और ग्रेचुटी में रूल्स था, वैसे ही लीव इनकैशमेंट में भी रूल्स है। अच्छा, पेंशन तो कल हमने देखा, ग्रेचुटी भी कल देखा। अब उसमें देखो ग्रेचुटी में लिमिट कितना था, लिमिट बताओ। ग्रेचुटी में गवर्नमेंट का लिमिट कितना है, गवर्नमेंट का कितना लिमिट था, जो कल प्रेजेंट थे वो लोग, ठीक है, कितना लिमिट था ग्रेचुटी का? यस, वेरी गुड, 20 लाख। वेरी गुड बेटा, 20 लाख का लिमिट है गवर्नमेंट का। जो लिमिट है, बराबर है, जो गवर्नमेंट ने अदर एम्प्लॉइज को दिया है, पोगा एम्प्लॉइज को, वो कितना दिया है? 20 लाख, बराबर है कि नहीं? 20 लाख का लिमिट दिया है। अब यहां लीव इनकैशमेंट में लिमिट क्या है? लीव इनकैशमेंट में देखो दिख रहा है, ये लीव इनकैशमेंट का लिमिट है 3 लाख। मतलब ये स्पेसिफाइड लिमिट है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में स्पेसिफाइड लिमिट दिया कि 3 लाख तक का लिमिट, जैसे उधर 20 लाख था, इधर 3 लाख है। चलो, तो ऐसे लिमिट आपको मिलेंगे, लेकिन ये लिमिट आपका सिर्फ एक स्पेसिफाइड लिमिट है, और आपको क्या करना पड़ता है, जैसे जो भी अमाउंट है उसमें से सबसे लोअर जो रहेगा वही लेना पड़ता है, जो लोअर होगा वही आपको एग्जम्प्ट होता है, जैसे ग्रेचुटी में भी देखा था। अब देखो बेटा, लीव इनकैशमेंट, हाँ, अब इसका भी सेक्शन याद रखना है। जैसे मैंने क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन बोले ना, सब जो जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है। जैसे आपके देखो पेंशन में कम्यूटेड पेंशन वाला सेक्शन 10A, जिसको कल मैंने पूरा लेक्चर कम्यूटेड पेंशन और ग्रेचुटी पे ही डाला है, बराबर है, पूरा समझाया इसको, क्योंकि इसमें फंडाज है सब। तो कम्यूटेड पेंशन और ग्रेचुटी, पेंशन वाला क्या हो गया? 10A। दूसरा क्या है बेटा अपना? ग्रेचुटी। ग्रेचुटी का सेक्शन क्या है? सेक्शन 1010। उसके बाद नेक्स्ट, ये 3 सेक्शन आपको याद रखने हैं, एनी हाउ एट एनी कॉस्ट। ये 3 सेक्शन बेटा याद रखना, ठीक है। यस, वेरी गुड बेटा, वेल डन। तो थर्ड वाला सेक्शन है आपका सेक्शन 10AA। सेक्शन 10A, बराबर है, ये सेक्शन 10 हो गया, सब सेक्शन 10AA याद रखना, ठीक है। लीव इनकैशमेंट का 10AA, और फिर आपका कौन सा? ग्रेचुटी का क्या हो गया? 1010, और कम्यूटेड पेंशन का 1010A। तो सिंपल सा पढ़ना ना, देखो कम्यूटेड पेंशन का सेक्शन क्या है? सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A। लीव इनकैशमेंट का क्या है? सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA। और इसका क्या है? ग्रेचुटी का सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। नहीं तो नंबर से याद करो ना, देखो ग्रेचुटी का सेक्शन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। सेक्शन बड़े बन रहे हो एकदम, ठीक है, याद रखो सेक्शन, बराबर है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 ग्रेचुटी, कम्यूटेड पेंशन के लिए सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A, लीव इनकैशमेंट के लिए सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA, बराबर है ऐसा। तो सेक्शन, ये 3 सेक्शन तो याद रखो, बराबर है, जो बोला है मैंने सेक्शन, जो जो सेक्शन मैंने बोल दिया याद रखने के लिए वो याद रखना है आपको। अगर वो याद रखोगे तो आप आउट ऑफ स्कोर करोगे, आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 100 वो सेक्शन दिखाने का फिर उधर, ठीक है, मालूम पड़ा? चलो, और ये सब सेक्शन आपको फ्यूचर में काम आएंगे, बराबर है। लीव इनकैशमेंट एग्जेम्पशन, अभी देखो लीव इनकैशमेंट जो मिलता है लीव के लिए, लीव के लिए जो भी आप देखो एम्प्लॉयर सैलरी जो दे रहा है उसमें लीव इनकैशमेंट का भी पार्ट होता है। छुट्टी, बराबर है, आपको छुट्टी का भी पेमेंट मिलता है ना, लीव इनकैशमेंट, लीव पे गए तो उसका भी आपको पगार मिलता है, कटता नहीं है। तो लीव इनकैशमेंट में भी, अब वो लीव इनकैशमेंट जो पगार मिल रहा है आपको, वो भी तो टैक्सेबल हो गया ना बेटा, उसके ऊपर भी तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला, चलो हम आपको एक एग्जेम्पशन देते हैं। तो क्या बोल रहा है गवर्नमेंट? देखो गवर्नमेंट इनकम टैक्स ने बोला कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो जितना भी आपको लीव इनकैशमेंट मिलेगा 1 रुपया भी टैक्स भरना नहीं है। वाह, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तो मजे ही मजे है कि नहीं? देख रहे हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फुल्ली एग्जेम्प्ट, फुल्ली एग्जेम्प्ट, फुल्ली एग्जेम्प्ट पूरा। उधर ग्रेचुटी देखा, ग्रेचुटी, ग्रेचुटी में भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फुल्ली एग्जेम्प्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फुल्ली एग्जेम्प्ट था ग्रेचुटी में भी।
पेंशन में भी देखा, पेंशन में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फुल्ली एग्जेम्प्ट है कि नहीं बेटा? तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या था बेटा, पूरा फुल्ली एग्जेम्प्ट था, राइट है? तो याद रखना गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या है बेटा, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। तो इधर भी लीव इनकैशमेंट में भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो भी लीव इनकैशमेंट का पार्ट मिल रहा है सैलरी में, राइट, सैलरी से जो लीव इनकैशमेंट का पार्ट मिल रहा है, उसको लीव इनकैशमेंट का पार्ट मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, वो पूरा एग्जेम्प्ट है, 1 रुपया भी टैक्स भरना नहीं है अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नहीं? चलो, लेकिन अगर बेटा गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, बराबर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, नॉन गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट, तो अगर नॉन गवर्नमेंट होगा तो पूरा एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो इनकम टैक्स क्या बोलेगा, तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, तो तुमको टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन हम तुमको थोड़ा एक लिमिट देंगे, उस लिमिट तक आप टैक्स मत भरो, उसके ऊपर गया तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो वो लिमिट क्या है, वो लिमिट क्या है? बेचारे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को देखो हर तरफ से टैक्स भरना है, राइट? तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को क्या बोल रहा है, लोअर ऑफ बिलो 4 अमाउंट, मतलब ये जो 4 अमाउंट है ना, ए बी सी डी, दैट इज 1 2 3 4, ये चारों अमाउंट में से जो लोअर होगा, लोअर जो सबसे छोटा होगा, क्या, जो सबसे छोटा अमाउंट होगा वही एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट मतलब उतने अमाउंट के ऊपर आपको 1 रुपया भी टैक्स भरना नहीं, उसके ऊपर गया तो टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है? तो अब ये 4 अमाउंट में से जो सबसे छोटा अमाउंट रहेगा उसके ऊपर आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। और वो 4 अमाउंट अब है क्या, देखो, सबसे पहले तो याद रखना लीव इनकैशमेंट का स्पेसिफाइड लिमिट है 3 लाख, 3 लाख रुपया, 3 लाख स्पेसिफाइड लिमिट। फिर आ जाओ, अब पहला क्या बोल रहा है, इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव, कितना लीव आप कमा रहे हो, कितना लीव आप कमा चुके हो, बराबर है, मालूम पड़ा, इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव। तो लीव के लिए देखो क्या बोलता है गवर्नमेंट इनकम टैक्स, क्या बोलता है, आपको पूरे साल में 30 डेज का अर्न लीव मिलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से, 30 दिन का अर्न लीव, बराबर, 30 दिन जाओ घूमो किधर भी, मस्त मजे करो, उसका पगार मिलेगा आपको, ठीक है? 30 दिन का अर्न लीव इनकम टैक्स के हिसाब से। कंपनी के हिसाब से डिपेंड करता है, कंपनी के ऊपर, कुछ कंपनी 40 डेज देती है, कुछ 50 डेज, कुछ 2 महीने का अर्न लीव देती है, कुछ 20 डेज का भी देती है। तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कंपनी कितना दे रही है, 20 दिन दे रही है, 30 दिन दे रही है, 40 दिन दे रही है, 50 डेज दे रही है, 60 डेज दे रही है, अपने एम्प्लॉय को कितना अर्न लीव दे रही है। कंपनी ने बोल दिया जा बेटा 2 महीने तक घूम आराम से, तेरे को पगार हम देंगे, तो 2 महीना मतलब 60 डेज का दे दिया कंपनी ने। कंपनी ने बोला नहीं, हम 20 डेज से ज्यादा आपको इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव नहीं देंगे, तो 20 डेज हो गया, दैट्स इट। तो कंपनी का कुछ भी रहे, कंपनी का कुछ भी हो सकता है, 20 डेज, 30 डेज, 40 डेज, 50 डेज, 60 डेज, कुछ भी हो सकता है। बट इनकम टैक्स ने क्या बोला भाई, इनकम टैक्स क्या बोलता है, 30 डेज पर एनम, बस। तो इनकम टैक्स का क्या बोल रहा है, अर्न लीव कितना होना चाहिए, 30 डेज पर एनम, और कंपनी अलाउड, कंपनी ने कितना अलाउड किया अर्न लीव डेज, विच एवर इज लेस। अब समझो इनकम टैक्स क्या बोलता है, साल में कितना दिन, 30 दिन का अर्न लीव, और कंपनी ने उसको दिया 40 डेज, कितना, 40 डेज का, तो कौन सा काउंट होगा, जो छोटा है, छोटा कौन सा है, 30 दिन, तो 30 दिन के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। अब अगर समझो कंपनी, देखो इनकम टैक्स ने दिया है 30 डेज पर एनम का, इनकम टैक्स का तो फिक्स है 30 डेज, लेकिन उधर कंपनी दे रही है, कंपनी दे रही है एम्प्लॉय को 20 डेज, 20 डेज पर एनम, तो कौन सा काउंट होगा, 20 डेज, विच एवर इज लेस, बेचारा क्या करेगा, ठीक है? तो 20 डेज ही काउंट होगा, मतलब जो छोटा होगा दोनों में से वही काउंट होगा, उसी के बेसिस पे आपका इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव कैलकुलेट होगा, बराबर है? तो याद रखना इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव का जो अमाउंट रहेगा वो तो क्वेश्चन के हिसाब से मालूम पड़ता है। फिर सेकंड क्या करना है, सेकंड क्या करना है आपको, 10 मंथ, देखो 10 दिया है, सेकंड में देखो 10 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, बराबर है? अब एवरेज सैलरी जो भी आएगा लास्ट 10 मंथ्स का, जो भी एवरेज सैलरी है, पिछले 10 महीने का सैलरी लो, उसका एवरेज कर दो, लास्ट 10 मंथ्स का 10 महीने का सैलरी लेके एवरेज कर दो। एवरेज कैसे करते हैं सबको पता है ना, 10 महीने का जो भी सैलरी है प्लस करो, डिवाइड बाय 10 कर दो, बराबर है? एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स किया,
फिर मल्टीप्लाइड बाय क्या होना चाहिए, वो 10 होना ही चाहिए, ठीक है। 10 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। अब सैलरी मतलब क्या होता है बेटा, सैलरी मतलब क्या होगा इधर, बेसिक सैलरी प्लस डीए, डीए मतलब डियरनेस अलाउंस जो पढ़ा है मैंने, डीए डियरनेस अलाउंस। और वो भी डियरनेस अलाउंस कौन सा होना चाहिए, जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल है। कौन से बेनिफिट के लिए, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्लस कमीशन, जो आपको कमीशन मिल रहा है। अगर आपने सेल अच्छा किया, आप अच्छा सेल करवा रहे हो, तो आपको कमीशन भी मिलता है कंपनी की तरफ से, तो वो भी प्लस हो जाएगा सैलरी कैलकुलेट करने के लिए। इधर सैलरी में क्या हो गया, सैलरी इंक्लूड व्हाट, बेसिक सैलरी प्लस डीए, डीए भी कौन सा, जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल है, प्लस कमीशन। तो ये सब करके आपको क्या मिल जाएगा, बी का अमाउंट। कौन सा अमाउंट मिल जाएगा, बी। तो 10 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, बराबर है, ये कर लो तो आपको इधर का अमाउंट मिल जाएगा, बी का अमाउंट। उसके बाद क्या करना है, 3 लाख तो आपका लिमिट है, लिमिट 3 लाख वो तो लिमिट है। उसके बाद अमाउंट एक्चुअली रिसीव। अब आपको कंपनी से कितना अमाउंट मिला है लीव इनकैशमेंट, वो अब इन 4 अमाउंट में से जो सबसे छोटा अमाउंट रहेगा वही आपको एग्जेम्प्ट होगा, वही एग्जेम्प्ट होगा। उसी के ऊपर आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है, उसके ऊपर गया तो टैक्स देना पड़ेगा। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, समझो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव आपने पूरा कैलकुलेट किया है, तो आपको आ रहा है समझो कितना, 2 लाख, एज्यूम 2 लाख आ रहा है। और इधर आपने बी का अमाउंट कैलकुलेट किया, बी का अमाउंट आ रहा है 2,50,000। कितना आ रहा है, 2,50,000, ओके। और ये अमाउंट है 3 लाख, और इधर आपने रिसीव किया है 4 लाख। कितना रिसीव किया है, 4 लाख। तो बताओ अब सबसे छोटा कौन सा हो गया, 2 लाख। तो सबसे छोटा अमाउंट हो गया 2 लाख, याद रखना 2 लाख सबसे छोटा हुआ। तो 2 लाख आपको एग्जेम्प्ट हो गया, 2 लाख आपको एग्जेम्प्ट, मतलब 2 लाख के ऊपर 1 रुपया भी टैक्स नहीं भरना है। शाबाश बेटा, 2 लाख के ऊपर 1 रुपया भी टैक्स भरना नहीं है। लेकिन उसके ऊपर आपने जितना भी रिसीव किया है, जैसे कितना रिसीव किया था आपने, रिसीव कितना किया था, 4 लाख, मिला कितना आपको, 4 लाख। अब 4 लाख में से कितना एग्जेम्प्ट होगा, जो सबसे छोटा है, छोटा कौन सा है बेटा, 2 लाख। तो 2 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं भरना है, लेकिन उसके ऊपर जो भी अमाउंट आएगा उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, दैट्स इट, सिंपल। तो ये आपका फंडा है, याद रखना, ये बेचारे किनके लिए है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो ये जो चारों अमाउंट में से जो सबसे छोटा रहेगा, जो सबसे छोटा अमाउंट रहेगा उसके ऊपर आपको टैक्स भरना ही नहीं है। उसके ऊपर गया, उसके ऊपर गया तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, बराबर है। वो आपका इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट हो जाएगा और उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो याद रखना, लीव इनकैशमेंट। अच्छा, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है बेटा, ये 3 लाख का लिमिट याद रखना। लीव इनकैशमेंट का लिमिट क्या है, लिमिट स्पेसिफाइड लिमिट है 3 लाख, याद रखो। हाँ, अभी एक और एग्जांपल लो, समझो इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव कितना है, 4 लाख। सेकेंड एग्जांपल, सेकेंड वाले अमाउंट में लेते हैं 5 लाख, और सी है आपका 3 लाख, और अमाउंट एक्चुअली रिसीव है 10 लाख। सोचो 10 लाख। अब इसमें से सबसे छोटा अमाउंट कौन सा था अपना, सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन सा है बोलो। इधर 4 लाख था, इधर 5 लाख था, सेकंड वाले में इधर 3 लाख था और इधर 10 लाख। तो सबसे छोटा कौन सा है, 3 लाख, बराबर है, कितना है, 3 लाख। तो 3 लाख तक ही आपको एग्जेम्प्ट होगा। कितने तक एग्जेम्प्ट होगा, 3 लाख। वेरी गुड करीना एंड तृप्ति, वेरी गुड। तो 3 लाख तक आपको एग्जेम्प्ट, उसके ऊपर जितना भी रिसीव किया रहेगा सब टैक्सेबल, सबके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, उसके ऊपर जितना भी रिसीव किया। तो गवर्नमेंट ने एक लिमिट सेट कर दिया है कि 3 लाख है आपका, 3 लाख तक एक मिनिमम अमाउंट गवर्नमेंट ने खुद अपने आप से दिया है, बराबर है, मालूम पड़ा, 3 लाख। ये गवर्नमेंट मतलब इनकम टैक्स ने दिया है, राइट। तो याद रखना, जो भी है चारों में से जो भी सबसे छोटा रहेगा उसके ऊपर आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं भरना है। जैसे पहले एग्जाम्पल में, ये पहले एग्जाम्पल में इधर 2 लाख था, तो 2 लाख सबसे कम था ना, तो सिर्फ वो 2 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। उसके ऊपर जो भी अमाउंट जाएगा, जितना भी एक्स्ट्रा आपने रिसीव किया रहेगा उसके ऊपर आपको टैक्स भरना है। दैट इज द मेन थिंग, दैट इज व्हाट लीव इनकैशमेंट, याद रखो, ठीक है। चलो, अब सारे जो भी हो गए, इधर देखो सबसे मेन, जितना भी अभी पढ़ा आपने 1 से लेके 9 तक, कहां से लेके 1 से लेके 9 तक, ये देखो यहां से लेके सैलरी, अलाउंस, एन्युटी, पेंशन, ग्रेचुटी, फीस एंड कमीशन, परक्विजिट, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, लीव इनकैशमेंट,
अब जितना भी आपने पढ़ा सबका प्लस कर देना, सबका जो भी आएगा सब प्लस हो जाएगा। तो प्लस होने के बाद आपको मिलता है ग्रॉस सैलरी। क्या मिलता है बेटा? ग्रॉस सैलरी मतलब टैक्सेबल, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। अब सबको प्लस करोगे तो यू विल गेट व्हाट? ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। याद रखना। अब ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी मिल गया ना, अब गवर्नमेंट ने भी कुछ, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने कुछ स्पेसिफिक डिडक्शंस दिए आपको इनकम फ्रॉम सैलरी में। जो इनकम फ्रॉम सैलरी है उसमें भी कुछ स्पेसिफिक डिडक्शन मिले हैं, फिक्स डिडक्शन, वो याद रखो। लेस, अब ये डिडक्शन गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया है तो अच्छा क्या ना, आपको उतना तो आपका टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगा। अगर ये इतना माइनस हो गया तो आपको टैक्स बर्डन तो कम होगा। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या डिडक्शन मिलता है, आ जाओ। हाँ, अब ये जो सेक्शन है वो भी याद रखना है तुमको कंपल्सरली, बराबर है। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, तो याद रखो बेटा, सैलरी में डिडक्शन क्या है? सैलरी का जो डिडक्शन है वो है डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में क्या बोलता है? सबसे फर्स्ट डिडक्शन है आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन। The very first deduction is what? Standard deduction, fixed deduction है 50,000 रुपए तक। लो सोचो, जितना भी रहेगा उसमें से 50,000 रुपया तो माइनस हो ही जाएगा। तो देखो कितना डिडक्शन दिया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 का, फिक्स अमाउंट है, बराबर है। फिर इंटरटेनमेंट अलाउंस है और लास्ट में प्रोफेशनल टैक्स। ये 3 डिडक्शन आपको दिया है जो कि आपके सैलरी से माइनस हो जाएगा। और बेटा सैलरी से माइनस हो जाएगा तो इनकम कम हो जाएगा, इनकम कम दिखेगा, और इनकम कम दिखेगा तो आपका टैक्स भी तो बचेगा। तो ये जो डिडक्शन है वो गवर्नमेंट ने, मतलब इनकम टैक्स ने आपको स्पेसिफिकली दे दिया, जाओ खुश हो जाओ, राइट। वो डिडक्शन क्या है सैलरी के अंडर? डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। व्हाट बेटा? डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। तो पहला डिडक्शन तो फिक्स है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए तक का सबको मिलेगा, जो भी सैलरीड क्लास पीपल है सबको 50,000 तक का डिडक्शन स्टैंडर्ड है, वो फिक्स है। अब दूसरा है इंटरटेनमेंट अलाउंस। अगर बच्चा आपने इंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है आपको, बराबर है, लेकिन इसका जो डिडक्शन है ना, डिडक्शन वो सिर्फ किसको मिलता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, बराबर। इसका जो डिडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। मतलब अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ तो ये डिडक्शन आपको दिखेगा ही नहीं, इंटरटेनमेंट अलाउंस इधर नहीं मिलेगा। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलता। लो, इधर भी बेचारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना होने का एक अपने लिए नुकसान ही हो गया, बराबर है कि आपने को डिडक्शन नहीं मिला। तो ये जो इंटरटेनमेंट अलाउंस है वो सिर्फ किसके लिए अवेलेबल है? दिख रहा है इधर लिखा है मैंने, डिडक्शन अवेलेबल ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दैट्स इट। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी लिमिट दिया, लेकिन कितना आप डिडक्शन ले सकते हो, कितना आप माइनस कर सकते हो सैलरी में से। देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या बोलता है? लोअर ऑफ, क्या बेटा? लोअर ऑफ बिलो 3 अमाउंट्स इज टू बी टेकन एज डिडक्शन। मतलब ये 3 अमाउंट में से, दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों में से जो सबसे छोटा होगा, सब वही देख रहे हो, जो सबसे छोटा होगा वही आपको डिडक्शन मिलेगा। जो सबसे छोटा होगा दैट विल बी द डिडक्शन। अब देखो, अब इधर लिमिट क्या है? इधर लिमिट गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफाइड लिमिट क्या दिया? 5,000 रुपीज। कितना आपको इंटरटेनमेंट का कैप बिठा के दिया है? 5,000 रुपया बस, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है? इन तीनों में से जो सबसे छोटा रहेगा वही आपको डिडक्शन मिलेगा। तो कैसे निकालना है? पहला अमाउंट कैसे निकालोगे? 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। जो भी आपका बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी इधर क्या होता है? बेसिक सैलरी इंक्लूड डीए, जो डियरनेस अलाउंस है, अगर वो सैलरी का पार्ट है तो वो इंक्लूड होगा। समझो बेसिक सैलरी आपका क्या हो गया? बेसिक सैलरी और डीए जो है वो मिला के कितना है आपका? समझो 10,000 है। कितना है? 10,000। अब 10,000 का क्या करना है? 1/5। 10,000 का 1/5 कितना हो गया? 10,000 डिवाइड बाय 5 दैट इज 2,000। 2,000। यस 2,000, वेरी गुड बेटा। सो 2,000 हो गया। उसके बाद 5,000 तो गवर्नमेंट ने खुद ही दे दिया है, स्पेसिफाइड लिमिट। और एक्चुअली रिसीव्ड समझो इंटरटेनमेंट अलाउंस आपको मिल रहा है कितना? 7,000। कितना मिल रहा है? 7,000। चलो बताओ कितना डिडक्शन मिलेगा तीनों में से? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला अमाउंट है 2,000, सेकंड अमाउंट है 5,000 और थर्ड अमाउंट है 7,000। तो कितना डिडक्शन मिलेगा? बोलो। यस, वेरी गुड बेटा।
वेल डन करीना, वेल डन सुस्मिता, वेरी गुड। 2000 का डिडक्शन मिलेगा, 2000 रुपीज का ओनली, बराबर है। क्योंकि क्या बोल रहा है, जो लोअर रहेगा लोअर वही मिलेगा, स्मॉल अमाउंट, तीनों में से जो सबसे लोअर रहेगा वही डिडक्शन मिलेगा। तो देखो इधर जैसे अमाउंट लिखा मैंने, इधर 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी 2000, XX मतलब अमाउंट 2000 है, 5000 है और 7000, तो तीनों में से सबसे छोटा कौन सा हो गया 2000, तो 2000 का डिडक्शन 2000, इधर 2000 दिखा देने का, क्योंकि ये डिडक्शन में ही चल रहा है ना हम लोग, डिडक्शन में, तो डिडक्शन में 2000 आपको डिडक्शन मिल जाएगा बस। एक और एग्जांपल है, अभी समझो आपका ये पहला अमाउंट जो है 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी वो आ रहा है आपको 7000, सेकेंड अमाउंट तो फिक्स वाला अमाउंट है 5000 और थर्ड अमाउंट है 10000। 7000, 5000, 10000, तो कितना डिडक्शन मिलेगा आपको, बराबर 5000, 5000 बराबर है, क्योंकि सबसे छोटा कौन सा है तीनों में से 5000, जो गवर्नमेंट वाला लिमिट है वही सबसे छोटा है, तो आपको 5000 का ही डिडक्शन मिलेगा, दैट्स इट, बराबर है। तो ये हो गया इंटरटेनमेंट, यस ये इंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया, क्या हो गया बेटा, दिस इज व्हाट इंटरटेनमेंट अलाउंस। और याद रखना इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन किसको मिलता है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। किसको मिलेगा, ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलेगा, याद रखो इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन किसको मिलेगा बेटा, ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, बाकी किसी को नहीं। अच्छा अटेंडेंस डाल दो एवरीवन, पुट योर अटेंडेंस फास्ट, एवरीवन फटाफट अटेंडेंस डाल देना, अटेंडेंस मिस मत करो, मिस होगा तो अटेंडेंस मिलेगा नहीं, ठीक है। चलो और लास्ट केस, फाइनल डिडक्शन है प्रोफेशनल टैक्स। क्या बेटा, फाइनली प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स मतलब टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, जो कि सैलरीड क्लास का प्रोफेशनल टैक्स कटता ही है, तो वो जो भी प्रोफेशनल टैक्स कटा है वो भी आपको डिडक्शन में मिल जाएगा, बराबर है। जो भी प्रोफेशनल टैक्स आपका कटा है, प्रोफेशनल टैक्स दैट इज टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, वो आपको एज अ डिडक्शन मिल जाएगा, फिनिश, बराबर है। दैट विल बी व्हाट taken as deduction, professional tax that is tax on employment will be taken as your deduction, बस finish, that's it, बराबर है। तो याद रखो, तो क्या क्या हो गया, पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, इंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया और प्रोफेशनल टैक्स, ये 3 डिडक्शंस आपको है। लेकिन इसमें से ये जो इंटरटेनमेंट अलाउंस है वो सिर्फ किसको मिलेगा, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दैट्स इट। अब ये तीनों डिडक्शन का जो टोटल आएगा उसका टोटल मारो और इसमें से उसको माइनस कर दो, तो फाइनली आपको मिलेगा नेट टैक्सेबल सैलरी, मतलब ये जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर आपको टैक्स भरना है, यही जो फाइनल अमाउंट आएगा। देखो अभी समझो इधर कितना आया, इधर कितना आया, समझो 5 लाख, ये 5 लाख आया, बराबर है। चलो 5 लाख नहीं 6 लाख लेते, ये 6 लाख आया और यहाँ सब आपका डिडक्शन लेके समझो 6 लाख में से 50,000 माइनस हो गया, तो कितना बचा 5,50,000। अब 5,50,000 के ऊपर आपका टैक्स का कैलकुलेशन होगा, 5,50,000 के ऊपर आपका टैक्स का कैलकुलेशन होगा, बराबर है, उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। देखा, तो डिडक्शन की वजह से आपका देखो, नहीं तो पहले कितना भरना पड़ता, आपको 6 लाख के ऊपर टैक्स भरना पड़ता, 6 लाख के ऊपर, लेकिन ये डिडक्शन माइनस होने की वजह से आपको अब 5,50,000 के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, मतलब आपका टैक्स बर्डन कम हो गया एक तरह से, बराबर है। इसलिए डिडक्शन की वजह से आपको टैक्स बर्डन कम हो जाता है। तो ये था अपना इनकम फ्रॉम सैलरी का फॉर्मेट। अब ये पूरा फॉर्मेट हो गया, सब जगह यूज होगा, सीए करोगे, आईपीसीसी करोगे, एवरीवेयर यही फॉर्मेट आपको यूज होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सब लोग अच्छे से एक बार रिव्यू करके रखना इसको फॉर्मेट, बराबर है। इससे रिलेटेड एग्जांपल भी दे दूंगा मैं, क्योंकि ये सबका फॉर्मेट सबका कंबाइंड होके लास्ट में अपने को सम करना है पूरा। इनकम फ्रॉम सैलरी 5 सोर्स है, जो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, बिजनेस प्रोफेशन और अदर सोर्स, वो सबका फॉर्मेट पूरा याद रहेगा तो ही आप पूरा सम कर पाओगे। फिर भी ये फॉर्मेट से रिलेटेड एग्जांपल दूंगा मैं आपको, राइट है, तो याद रखना। हाँ यस, बराबर है। इसको गूगल क्लासरूम पे भी सेंड कर देता हूं मैं, इसका जो शीट है, राइट। तो ये अच्छे से याद रखना बेटा, दिस इज व्हाट द नेट टैक्सेबल सैलरी, इसी नेट टैक्सेबल सैलरी के ऊपर आपको टैक्स भरना है। तो ये था आपका इनकम फ्रॉम सैलरी का वर्कशीट, इसी में से जो भी रहेगा सब इसी के अंदर से आएगा, पूरा नहीं आएगा, इसी में से कुछ कुछ पार्ट आएंगे, आपको याद रखो, क्लियर। तो याद रखना बेटा, लीव इनकैशमेंट का लिमिट है कितना, लीव इनकैशमेंट का कितना दिया है 3 लाख स्पेसिफाइड वाला। इंटरटेनमेंट अलाउंस किसको मिलेगा, सिर्फ हाँ इसको, बराबर।